हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कंप्लीट किया था। वहां पर हमने देखा था जिन एग्रीमेंट्स का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल नहीं होता वो हमारे वॉइड एग्रीमेंट बन जाते हैं। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट दोनों के बारे में अच्छे से समझा रखा है और दोनों का डिफरेंस भी बता रखा है। तो अगर आपको जानना है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, तो आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बात करूं हमारे आज के चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7 जो कि है वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ पर हम स्पेसिफिक वो सभी एग्रीमेंट्स देखेंगे जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कहा है। हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था सेक्शन नंबर 10। वहां पर सेक्शन नंबर 10 के अंदर एनफोर्सेबिलिटी को लेकर 4 कंडीशन दी गई थी, जिसमें से हमारी 4th कंडीशन थी एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब आपका एग्रीमेंट तभी एनफोर्सेबल माना जाएगा जब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो लिस्ट दी गई है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड की, उसके अंदर कवर ना हो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक लिस्ट दे रखी है वॉइड एग्रीमेंट को लेकर कि आखिर कौन कौन से एग्रीमेंट हमारे वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। तो उस लिस्ट को आज हम देखेंगे। तो शुरू करें हमारे चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखी है, पहले भी बता रखी है। आप देख सकते हो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट वाला वीडियो, तो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई है। तो यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको एक बार देखते हुए चलते हैं। वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट हमारा ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, यानी वॉइड एग्रीमेंट को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते। द टर्म वॉइड एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमारे सेक्शन 2 क्लॉज G के अंदर दी गई है। डेफिनेशन क्या कहती है? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो हमने अच्छे से समझा हुआ है, डिटेल में इसको पहले भी देखा हुआ है। वो सभी एग्रीमेंट जो हमारे एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो हमारे वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। अब कौन कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो हम बात कर चुके हैं पहले भी बहुत बार। आज हम देखते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कौन कौन से एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कहा है। ऐसी कौन सी लिस्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जिसके अंदर अगर आपका एग्रीमेंट कवर होता है तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। तो सेकंड पॉइंट है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स have been expressly declared as void under the Indian Contract Act। तो नीचे कुछ एग्रीमेंट्स दे रखे हैं जो हमारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने साफ साफ बोल दिया अगर आपका एग्रीमेंट इनमें से किसी में भी कवर होगा तो वो वॉइड कहलाएगा, यानी वॉइड एब इनिशियो होगा। तो कुछ एग्रीमेंट्स हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, एक बार पूरी लिस्ट देख लेते हैं। पहला है हमारा ए पॉइंट, एग्रीमेंट बाय पर्सन who are not competent to contract। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसे पर्सन के द्वारा कराया जाता है जो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लॉ ने साफ साफ बता रखा है कि कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट करा जाए उन पर्संस के द्वारा जो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्रीमेंट सीधे सीधे वॉइड कहलाएगा। तो ये हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, यही बात हमारी लिखी गई है सेक्शन नंबर 10 और 11 में। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एग्रीमेंट मेड अंडर अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, यानी दोनों पार्टीज की तरफ से गलती हो जाती है, तो ये भी हम देख के आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के मिस्टेक वाले टॉपिक के अंदर। तो ये भी ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, एग्रीमेंट हुज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल। वो सभी एग्रीमेंट्स जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। ये तो अभी रिसेंटली हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारा पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर था। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एग्रीमेंट हुज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल इन पार्ट एंड द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट। तो वो सभी एग्रीमेंट जिनका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है लेकिन इन पार्ट, यानी एग्रीमेंट का एक पार्ट लॉफुल है और दूसरा पार्ट अनलॉफुल है, और आप जो अनलॉफुल पार्ट है उसको लॉफुल पार्ट से अलग नहीं कर पा रहे हो, यानी यहाँ पर इलीगल पार्ट जो है सेपरेट नहीं हो पा रहा है लीगल पार्ट में से। तो इस केस में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अगर सेपरेट हो जाता, लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट अलग अलग हो जाते तो लॉफुल वाला वैलिड हो जाता और अनलॉफुल वाला वॉइड हो जाता, लेकिन अलग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। तो वॉइड एग्रीमेंट वाली वीडियो के अंदर हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। वो सभी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं वो हमारे वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 कंसिडरेशन वाले टॉपिक के अंदर देखा था, इसको सेक्शन नंबर 25 में दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट टू 5 पॉइंट वो थे जो हम पहले अपने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो हम नए एग्रीमेंट्स पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 से। तो पॉइंट नंबर 6 से हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 26 है। तो पॉइंट नंबर 6 से हम
सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। पहले इसके नाम देख लेते हैं एक एक करके। नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो सेक्शन 27 में दिया गया है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन नंबर 28 में दिया गया है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, यानी वो सभी एग्रीमेंट जिनका मीनिंग अनसर्टेन होता है, तो वो हम देखेंगे अपने सेक्शन नंबर 29 में, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से होते हैं वो देखेंगे सेक्शन नंबर 30 में। उसके बाद आता है एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट टू इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो हमें सेक्शन नंबर 36 में दिया गया है। फिर लास्ट है हमारा एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ये नीचे यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, आई के बाद नीचे जी लिख दिया दोबारा से, तो जे के एल आएगा यहाँ पर, इसको ठीक कर लेना आप। तो टोटल हमारे ये 12 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी 12 एग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कहा है। 12 में से 5 पॉइंट्स हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, बाकी रिमेनिंग 7 पॉइंट्स हम देखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। अब अगर स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट पॉइंट से, यानी हमारा पॉइंट नंबर 6 जो कि था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब देखो रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है प्रिवेंट, यानी रोकना। तो आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसके थ्रू आप किसी पर्सन को मैरिज करने से रोक रहे हो, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे कहलाते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो कि सेक्शन नंबर 26 में दिए गए। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर is void. Thus, an agreement which prevent a person from marrying is void. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर साफ साफ ये बात कह रखी है सेक्शन नंबर 26 में कि आप कोई भी इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी भी पर्सन को मैरिज करने से रोक रहे हो, रिस्ट्रेंट कर रहे हो, वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा अदर देन माइनर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, नोट देख लो आप। द राइट टू मैरी इज द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी which is a fundamental right under article 21 of the Indian Constitution। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, टोटल 6 राइट्स हैं, उसमें से हमारा वन ऑफ द राइट आर्टिकल 21 में दिया गया है जो कि है राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी। तो जो हमारा राइट टू मैरी है वो हमारा पार्ट होता है राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का। इसका मतलब आपका राइट टू मैरी जो है वो भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर ही कवर होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये फंडामेंटल राइट दिया है। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होगा तो वो तो सीधे सीधे वॉलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड डिक्लेयर नहीं होने दिया। इसका लॉजिक कहां से निकल के आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होगा अगर ऐसे एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउड कर दे तो एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर माइनर को क्यों अलग किया, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो नीचे एक नोट दे रखा है, इट मे बी नोटेड दैट रिस्ट्रेंट मे बी कंप्लीट और पार्शियल, द एग्रीमेंट इज वॉइड इन बोथ द केसेस। तो फिर चाहे आप रिस्ट्रेंट जो है पार्शियली लगाओ या कंप्लीटली लगाओ, दोनों केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। अ कंप्लीट रिस्ट्रेंट इज दैट व्हिच प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग थ्रू आउट लाइफ, यानी आप किसी पर्सन को थ्रू आउट लाइफ मैरिज करने से रोक रहे हो तो वो आपका कंप्लीट रिस्ट्रेंट कहलाएगा। पार्शियल रिस्ट्रेंट इज दैट व्हिच प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर क्लास और प्रिवेंट फ्रॉम मैरिंग फॉर अ फिक्स पीरियड, यानी यहाँ पर पार्शियल के अंदर आप किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैरिज करने से रोक रहे हो या किसी पर्टिकुलर क्लास में मैरिज करने से रोक रहे हो या एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए मैरिज करने से रोक रहे हो। तो इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन आप किसी पर्सन के ऊपर लगाते हो, चाहे कंप्लीट लगाओ चाहे पार्शियल लगाओ, दोनों ही कंप्लीटली वॉइड है। हाउएवर अ रिस्ट्रेंट इज वैलिड इन केस ऑफ माइनर। तो साफ साफ बोल रखा है माइनर के केस में ऐसी रिस्ट्रेंट जो है वैलिड कहलाएगी, यानी आप माइनर के केस में अगर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट करते हो तो वो वैलिड होगा। अब क्यों ऐसा करा गया है, माइनर को अलग क्यों किया गया है, इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा केस लॉ है, लुई वर्सेस पियर्स का ये केस है। इस केस के फैक्ट क्या थे, यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, ए बी और सी। ए एग्रीड टू मैरी बी एंड नन एल्स। तो यहाँ पर जो है ए और बी के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ए जो है एग्री होता है कि मैं बी से मैरी करूंगा और उसके अलावा किसी से भी नहीं करूंगा। यहाँ पर ये जो नन एल्स लिखा हुआ है यानी बी के अलावा किसी और से नहीं करूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप इसको ध्यान से देखो, एग्रीमेंट क्या हुआ है ए और बी के बीच, ए एग्री हुआ है कि मैं मैरिज करूंगा बी से और सिर्फ बी से ही करूंगा, इसके अलावा किसी और से नहीं करूंगा। ही फर्दर एग्रीड टू पे ₹1000 टू बी इफ ही मैरिड समवन एल्स। और दोनों के बीच ये भी तय हुआ है कि अगर ए जो है बी के अलावा किसी और से मैरिज करता है तो ए बी को ₹1000 पे करेगा, बट ए मैरिड सी। लेकिन होता क्या है, ए और बी के बीच एग्रीमेंट होने के बावजूद ए जो है मैरिज कर लेता सी के साथ। बी ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट ए फॉर द रिकवरी ऑफ द एग्रीड सम ऑन द ग्राउंड दैट ही मैरिड समवन एल्स। तो यहाँ पर बी ने जो है ए के ऊपर केस डाल दिया कि ए ने मुझसे कहा था कि ए सिर्फ मेरे साथ ही मैरिज करेगा, लेकिन उसने जो है सी के साथ मैरिज कर ली, तो अब बदले में ए मुझे जो है ₹1000 की पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आया, कोर्ट ने कहा
it was held that an agreement was void as it was in restraint of marriage. B could not recover the amount as the void agreement is not enforceable in court of law. तो यहाँ पर जो A और B के बीच एग्रीमेंट हुआ था रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का, वो सीधे सीधे वॉइड एग्रीमेंट था। B कभी भी अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर सकती क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। A ने भले ही कुछ भी कहा हो, A और B के बीच भले ही कोई भी बातें हुई हो, किसी भी केस में किसी भी कीमत पे कोई भी पर्सन आपस में रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को लेकर एग्रीमेंट नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन को आप मैरिज करने से नहीं रोक सकते, वो उसका फंडामेंटल राइट है। द कोर्ट रिमार्क दैट इट वाज नॉट अ प्रॉमिस टू मैरी हर बट नॉट टू मैरी एनीवन एल्स एंड येट ही वाज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मैरी हर। द कोर्ट फाउंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एज इट वाज प्योरली रिस्ट्रिक्टिव एंड हेंस इट वाज वॉइड। तो यहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट सुनाने के साथ साथ एक और बात कही, वर्डिंग को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज नॉट अ प्रॉमिस टू मैरी हर, ये जो एग्रीमेंट हुआ था ए और बी के बीच, ये प्रॉमिस टू मैरी का एग्रीमेंट नहीं था। ए ने बी को सिर्फ इस बात का प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुमसे मैरी करूंगा, ए ने साथ में एक और बात कही थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से मैरिज नहीं करूंगा, यानी अपने आप को रिस्ट्रेंट करा था मैरिज करने से। यहाँ पर वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव सेंस में कहा गया है। अगर सिर्फ एग्रीमेंट होता प्रॉमिस टू मैरी, यानी ए ने बी को कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा, तो ये एग्रीमेंट एक पॉजिटिव सेंस में होता, तो फिर ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के अंदर कवर नहीं होता। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई पॉजिटिव सेंस में एग्रीमेंट करते हो तो वो तो पूरी तरीके से वैलिड होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस टू मैरी के साथ साथ एक और बात कही गई थी कि नॉट टू मैरी एनीवन एल्स, यानी तुम्हारे अलावा और किसी से नहीं करूंगा। ये नेगेटिव सेंस में सीधे सीधे रिस्ट्रेंट करा गया था, और किसी पर्सन को अगर आप रिस्ट्रेंट टू मैरिज करते हो तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड के अंदर आता है। तो क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की, अब देखो एक्सेप्शन कहां से आई। सेक्शन नंबर 26 ने कहा हुआ है कि आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो वो सीधे सीधे वॉइड है, लेकिन अदर देन माइनर, माइनर के केस में ऐसा नहीं होगा, यानी अगर आप माइनर को लेकर कोई भी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट करते हो तो वो वैलिड होगा। तो इसीलिए लॉ ने जो है माइनर वाले पॉइंट को एक्सेप्शन में डाल दिया। तो एक्सेप्शन क्यों बना ये आपको समझ में आ गया। तो एक्सेप्शन क्या है एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट और कवर होते हैं माइनर के अलावा भी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सेप्शन की बात करें, सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज फॉलोइंग एक्सेप्शंस। तो पहला है हमारा एनी एग्रीमेंट मेड इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ अ माइनर इज नॉट वॉइड। तो माइनर को लेकर कोई भी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट होगा तो वो तो वॉइड नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ के अंदर चाइल्ड मैरिज जो है वो बैन है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कोई भी बॉय 21 ईयर्स और गर्ल्स 18 ईयर्स से पहले जो है मैरिज नहीं कर सकते, ये सीधे सीधे इलीगल है। तो इसीलिए आप चाइल्ड मैरिज तो करवा नहीं सकते, हाँ लेकिन चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट जरूर कर सकते हो, वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। ये तो आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो ये इसको हम वैलिड डिक्लेयर करेंगे। तो इसी को लेकर जो है एक लॉ कमीशन भी बनाया गया था 1958 के अंदर, जिसमें लॉ कमीशन ने 13th रिपोर्ट जो है पेश करी थी। द लॉ कमीशन अलाउड सेवरल एग्रीमेंट्स व्हिच कुड बी बेटर फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा था, लॉ कमीशन ने कहा था कि हम कुछ और सेवरल एग्रीमेंट्स को भी वैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी उनको भी अलाउड कर रहे हैं अगर वो एग्रीमेंट जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के बेनिफिट्स के लिए होंगे। तो आखिर कौन कौन से एग्रीमेंट जो है अलाउ करे गए थे ये भी बता रखा है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अ पेरेंट्स मे एंटर एन एग्रीमेंट विद देयर चाइल्ड नॉट टू मैरी टिल दे फिनिश देयर एजुकेशन। तो आप कोई भी इस तरीके का एग्रीमेंट करते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। इट वुड नॉट ओनली हेल्प इन अटेनिंग फुल एजुकेशन बट ऑल्सो अलाउ मैरिज टू बी held at the later stage where the parties would be more mature and chances of a stable marriage would rise। तो ये सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के बेनिफिट्स के लिए है, दोनों की अच्छाई के लिए। तो लॉ कमीशन ने जो है इस तरीके के एग्रीमेंट्स को अलाउड कर दिया। अगर कोई भी पर्सन जो है किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीस की पेमेंट करूंगा, बस शर्त यह है कि तुम मेजर होने से पहले या अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले मैरिज नहीं करोगे। अब यहाँ पर जो माइनर और इस पर्सन के बीच एग्रीमेंट हुआ है ये पूरी तरीके से वैलिड है। जब माइनर जो है मेजर हो जाएगा और उसने तब तक अगर मैरिज नहीं करी होगी तो वो इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकता है और 1 लाख रुपीस की पेमेंट इससे क्लेम कर सकता है। दूसरा हमारा एग्जांपल हो सकता है another kind of restraint could have been imposed by allowing marriage only after the person has started earning their own living। फैमिली और पेरेंट्स का बर्डन कम ही होगा, तो ये तो अच्छा एग्रीमेंट है। इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो तो बेनिफिशियल होगा सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के लिए। तो ये कुछ चेंजेस जो है लॉ कमीशन ने करे थे बाद में 1958 के अंदर। तो अब अगर बात करें अपनी सेकंड एक्सेप्शन की, पहला तो हो गया हमारा माइनर का रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड है। दूसरा है हमारा द विडो वुड लूज द राइट टू मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी इफ रीमैरिड। अब देखो इस सेकंड पॉइंट में हम माइनर की बात नहीं कर रहे, माइनर की बात हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर करके आ गए। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट में हम मेजर पर्संस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात आ रही है रीमैरिज। तो रीमैरिज के केस में जो है अगर कोई विडो है वो रीमैरिज करती है तो लॉ उसको नहीं रोकता, कर ले कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का आप एग्रीमेंट करोगे विडो के केस में वो भी वॉइड डिक्लेयर होगा, आप रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बात दी गई है। यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर कोई भी विडो रीमैरिज करे तो उस केस में उसके पास अपने डिसीज हस्बैंड को लेकर जितने भी प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस के राइट होंगे वो सारे राइट उससे छीन लिए जाएंगे। तो अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करा जाता है तो उस एग्रीमेंट को लॉ वैलिड डिक्लेयर करता है और एक्सेप्शंस के अंदर कवर करता है। यहाँ पर रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं करा जा रहा,
बस रीमैरिड के केस में राइट टू प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस का राइट वो लूज कर देगी। थर्ड पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ कोविडोज। अब देखो अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पर कोविडोज होती है, यानी दो विडोज है और उसका एक सिंगल हस्बैंड है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में कोविडोज के केस में प्रॉपर्टी दोनों के पास इक्वल इक्वल है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर दोनों में से कोई भी एक विडो रीमैरिज कर लेती है तो यहाँ पर जो है उसके पास से उसके डिसीज हस्बैंड की प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस का राइट चला गया, उसका शेयर दूसरी विडो के पास ट्रांसफर हो जाएगा। यही बात बोली गई है। एन एग्रीमेंट बिटवीन the two co-widows if either of them remarries would lose the right to the property of the deceased husband। ये हमारा केस लॉ था, राव रानी वर्सेस गुलाब रानी का केस था जिसमें ये जजमेंट आया था कोर्ट की तरफ से। तो ये हमारे 3 एक्सेप्शन हो गए और बाकी हमने अपना जनरल रूल देख लिया सेक्शन नंबर 26 के अंदर जो दिया गया है कि कोई भी रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट होता है अदर देन माइनर तो वो वॉइड होगा। तो हमारा रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन नंबर 27 में दिया गया है